नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, द एक्लिप्स सीजन हैज स्टार्टेड। ग्रहण के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और 7 सितंबर के दिन एक टोटल चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसको ब्लड मून चंद्र ग्रहण भी लोग कह रहे हैं। भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दृष्ट होगा और इसका प्रभाव हम सभी लोगों पर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में चंद्र ग्रहण से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, प्रिकॉशंस हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, टाइमिंग्स क्या होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 7 सितंबर के रात में लगभग 10 बजे से, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, एक टोटल लूनर एक्लिप्स लगेगा। ये रात के 9:57 PM से शुरू होगा और 1:25 AM 8 तारीख के अर्ली आवर्स में जाकर ये खत्म होगा। चंद्र ग्रहण चूंकि भारत में दृष्ट है, इसीलिए सूतक काल भी होगा। चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर का सूतक काल होता है। एक प्रहर का मतलब 3 घंटे, यानी कि 9 घंटे का सूतक काल रहेगा। तो 9:57 से यदि ग्रहण शुरू हो रहा है तो आप समझ लीजिए 12:57 इन द आफ्टरनून, दोपहर 12:57 से सूतक शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताएं होंगी, मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। उसी दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। जो भी तिथि श्राद्ध करते हैं, पूर्णिमा का श्राद्ध उसी दिन होगा। तो 12:57 दोपहर के पहले यदि ये सब कर लें, पूजा पाठ जो भी करना है सब कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 12:57 के बाद कोई भी धार्मिक आयोजन, कोई भी ऑस्पिशियस चीज उस दिन नहीं होंगे। प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स की यदि बात करें तो ये ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है। सतभिषा से जैसे ही क्रॉस करेंगे चंद्रमा और पूर्वा भाद्रपद में एंटर करेंगे, उन पर ग्रहण लग जाएगा। तो सतभिषा और पूर्वा भाद्रपद दोनों का प्रभाव या दोनों नक्षत्रों पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा। आप यदि प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे तो शनि भी इस ग्रहण के स्थान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा होंगे, कुंभ राशि में ग्रहण लगेगा, और मीन राशि में शनि वक्री हैं, सिर्फ 5 डिग्री के होंगे उस समय में, जिस समय में ग्रहण लगेगा। मतलब सैटर्न कुंभ की ओर ही आ रहे हैं और कुंभ में 20 डिग्री पर ग्रहण लग रहा है। तो आप एक तरीके से समझिए तो इस ग्रहण में राहु तो ऑब्वियसली लुमिनरीज को, चंद्रमा और सूरज को ग्रसित कर ही रहे हैं। शनि का भी प्रभाव है इस ग्रहण पर। इस ग्रहण के स्थान से देखिएगा तो मंगल का भी एक 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि डिग्रीज देखिएगा तो राहु के जितने डिग्रीज हैं उतने ही डिग्रीज जुपिटर के भी होंगे। जुपिटर मिथुन में है और राहु की डायरेक्ट दृष्टि जुपिटर पर है और जुपिटर की दृष्टि राहु पर है। 9-5 का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब कि जुपिटर भी इस राहु के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं और जुपिटर का प्रभाव भी ग्रहण के स्थान पर है। तो दोनों लुमिनरीज सन और मून तो अफेक्टेड हो ही रहे हैं, शनि और जुपिटर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंडेन लेवल पर इसका क्या असर होगा, ये मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो एक खिचड़ी बन जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पूर्वा भाद्रपद और सतभिषा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स को, नॉर्दर्न रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत के जो भी उत्तरी हिस्से हैं, और मैं पहले से कह रहा हूं
कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, पंजाब, कश्मीर का कुछ एरिया, पूरा पाकिस्तान, मणिपुर, नेपाल, भूटान का कुछ एरिया, इंडिया चाइना बॉर्डर, ये मैं उस समय से कह रहा हूं कि ये प्रभावित रहेंगे जिस समय से शनि सतभिषा में प्रवेश किए थे, आज से 3 साल पहले। और आप देखिए लगातार 3 वर्षों से ये पूरा जो पोर्शन है एक्टिवेटेड है। अभी मॉनसून्स के पहले भी मैंने कहा था कि ये रीजन बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होंगे। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए इस बार का मॉनसून्स बहुत डेंजरस था, और अब तो पंजाब और पाकिस्तान पर भी आफत आ रहा है। तो नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, जिस नक्षत्र पर ग्रहण लग रहा है वो नक्षत्र जिन भी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है वो प्रभावित होते ही होते हैं। विश्व की यदि बात करें तो हमारे जो नॉर्दर्न रीजन है, आर्कटिक सर्कल, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, रशिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, अलास्का के कुछ हिस्से, ये पूरा एरिया प्रभावित होगा। चंद्र ग्रहण वैसे भी इंडिया में दिख रहा है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में दिख रहा है, पूरा एशिया में दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा, पूरा चाइना, तो ये पूरा जो एरिया है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सभी प्रभावित होंगे। मंडेन लेवल पर हम लोग बात कर लेंगे किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम ये बात कर लें पहले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूतक की चर्चा मैंने की, 12:57 से सूतक लग जाएगा दोपहर में। कोशिश करना चाहिए कि जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो पहले ही कर लें। उसी दिन से पितृपक्ष का श्राद्ध भी शुरू हो रहा है। रात के 9:57 ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन यदि कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जो लोग लेट से भी खाते हैं उस दिन कम से कम, जिस दिन ग्रहण है, कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण जब शुरू हो जाए उस समय में भोजन ना करें। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम ग्रहण से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा अफ्लिक्टेड होता है और चंद्रमा हमारे मन का, हमारे इमोशंस का कारक है। इम्पॉर्टेंट डिसीजन लीजिएगा तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्रहण के आसपास ड्राइविंग वगैरह भी करते हैं तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, और झगड़ा झंझट वगैरह से तो काफ़ी दूर रहना चाहिए। मन जब अफेक्टेड होगा, कुछ बोल देंगे आप तैश में, झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि याद रखिए ग्रहण का प्रभाव सिर्फ आप ही पर नहीं है, पूरे विश्व पर है। तो आपके जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी गलतियां कर सकता है, तो उसके आप बिहेवियर को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर को तो कर ही सकते हैं। तो झगड़ा झंझट विवाद वाले स्थानों से दूर रहिए, इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेने से बचिए। जिस समय में ग्रहण लगेगा, लगभग 3.5 घंटे का समय है, यदि संभव हो तो कुछ मंत्र चैंटिंग इस समय में जरूर कीजिएगा, और अपने इष्ट देवता की मंत्र चैंटिंग बहुत काम आएगी। आप चाहे जिस भी धर्म या पंथ को मानते हैं, हर धर्म या पंथ में कुछ न कुछ मंत्र तो होते हैं, उन मंत्रों का आप जाप कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। मेडिटेशन, साधना करना बहुत अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि ग्रहण के समय में किया गया कोई भी जप या तप का आपको कई गुना रिजल्ट्स मिलता है। ग्रहण के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। ग्रहण के समय में यदि कोई बच्चा कंसीव हो जाए तो उस परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको भी अपने लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय में कोशिश कीजिएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, और पॉजिटिव जितना सोच रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक बड़ा ही सिंपल चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया कि उस समय में यदि मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए तो अच्छा रहेगा। आप जब मेडिटेशन करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी इम्पॉर्टेंट काम आप उस समय में नहीं करेंगे और गलती होने से बच जाएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है,
प्रेग्नेंट महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि वो चंद्र ग्रहण में बाहर ना निकलें, चंद्रमा को ना देखें और कुछ भी नुकीला चीज़ वगैरह का प्रयोग उस समय में ना करें, उससे थोड़ा दूर रहें तो अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि उससे जो गर्भस्थ शिशु है उस पर असर पड़ता है। कोई भी खाना यदि बच जाए फ्रिज में, कोशिश तो करना चाहिए कि ग्रहण के समय का खाना फिर बाद में ना खाया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको नहीं फेंक सकते, जैसे दूध है, दही है और भी कुछ हो सकता है। उसमें तुलसी का जो पत्ता है वो डाल दीजिए, तो उसकी रक्षा हो जाएगी, वो खराब नहीं होगा। रात में 1:30 बजे ग्रहण खत्म होगा, तो उस समय में यदि संभव है आपके लिए तो स्नान कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुबह में आप स्नान कीजिए और कुछ दान अवश्य कीजिए, फूड डोनेशन जरूर कीजिए। किसी भी नीडी व्यक्ति को यदि आप भोजन देते हैं, नीडी व्यक्ति को यदि आप वस्त्र दान में देते हैं, तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। और खाने खाने के जो वस्तु हैं वो एक्चुअली चंद्रमा ही उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और ख़ास करके सफ़ेद खाने के वस्तु। तो ऐसे चीज़ों का यदि डोनेशन करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। ब्लड मून इस बार में कहा जा रहा है, जब भी ग्रहण के समय में चंद्रमा का वर्ण रक्त के जैसा हो जाए, रेड हो जाए, तो उस ग्रहण को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। 3.5 घंटे ग्रहण चलेंगे, ग्रहण के बाद और उसके पहले से ही प्रभाव शुरू हो जाते हैं। हर राशि हर लगन पर क्या प्रभाव होगा ये तो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे एक अलग वीडियो में। मंडेन लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस विश्व में और किन हिस्सों में प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसका भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो दूंगा। आज का ये वीडियो इसी के लिए था कि आप लोगों को जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस ग्रहण के विषय में वो मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है मैंने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को इस ग्रहण के विषय में आवश्यक जानकारी देने में मैं सफल रहा होऊंगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।